हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने कठिन शब्द के अर्थ, कठिन शब्द और ये कविता गुलजार ने जो लिखी थी उसकी हमने चर्चा की थी। तो आज हम इसके जो प्रश्न और उत्तर है वो देखेंगे। तो उसमें प्रश्नोत्तर में कुछ समझा, कुछ याद आया करके ऐसे ऊपर लिखा है और नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम एक के बाद एक उस प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में राजा के लड़कों को निकम्मा क्यों कहा गया है? कविता में राजा के लड़कों को निकम्मा क्यों कहा गया है? आपको मालूम है राजा के तीनों लड़के निकम्मे थे, क्योंकि क्यों कहा गया है ऐसा? आप अगर सेकंड कोटेशन में देखेंगे तो देखो कोटेशन में क्या लिखा है। बुद्धू एक से एक थे बढ़ के, जामुन ढूंढे आम पे चढ़ के, आम मिला तो तौबा हाय, गुदा फेंके गुठली खाए। इसलिए वो निकम्मे थे, क्योंकि उन्हें जामुन खाने हो तो वो आम के पेड़ पर चढ़कर जामुन ढूंढते, और वो आम के पेड़ पर जब वो चढ़ेंगे तो उनको आम ही मिलेगा। अगर उन्हें आम मिला तो वो गुदा फेंक देते थे और गुठली खा जाते थे। इसलिए राजा के लड़कों को निकम्मा कहा गया है। और उनको कोई काम भी नहीं था, तो वो कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए वो निकम्मे थे। अगर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, मेरे पास एक चूरन है। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, मेरे पास एक चूरन है, इस वाक्य पर हमको 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण के पास कैसा चूरन था? ब्राह्मण के पास कैसा चूरन था? तो ब्राह्मण ऐसे बोला था कि पूंजी मेरे पास बहुत है, पर वह पूंजी खा नहीं सकता। सबकी सेवा कर सकता हूँ, अपनी सेवा पा नहीं सकता। मेरे पास एक चूरन है, जितना है संपूर्ण है, बांटते जाओ तो बढ़ता है, पड़े पड़े वह घटता है। तो ब्राह्मण के पास शिक्षा एवं बुद्धि रूपी चूरन था। उनके पास ज्ञान का भंडार था, कि ज्ञान रूपी चूरन था जो वो राजा के लड़कों को देना चाहता था, उनको कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहता था। तो चूरन का मतलब आपके समझ में आया होगा। और जो दूसरा प्रश्न है वो है, ब्राह्मण ने उस चूरन को संपूर्ण क्यों कहा गया है? संपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि बांटते जाओ तो बढ़ता है, पड़े पड़े वो घटता है। अगर किसी के पास भी ज्ञान का भंडार है और वो ऐसे बाहर निकालता नहीं, किसी को देता नहीं ज्ञान, तो वो पड़े पड़े सड़ जाएगा। और लोगों को कैसे समझेगा? किसी के तो माथे पे नहीं लिखा होता है कि इसके पास बहुत ज्ञान है, ये बहुत सीखा है ना। जब तक वो अपना ज्ञान बांटेगा नहीं, तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये ज्ञान वाला है ना। तो ब्राह्मण ने उस चूरन को संपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसके पास बुद्धि एवं ज्ञान का भंडार होता है, समझ होती है, वो सबसे कुशल होता है। इसलिए ज्ञान रूपी चूरन को संपूर्ण कहा गया है। इसलिए ज्ञान रूपी चूरन को संपूर्ण कहा गया है। मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं, उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी दी जाए उसको, अगर उसको ज्ञान नहीं उस दौलत का, तो उसका कुछ वजूद ही नहीं है। अगर कोई गाढ़व है, हम बोलते हैं गधा है कोई, और उसको 2 बाल्टी सोना दिया या खाने को गुड़ दिया, तो उसको समझेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। अगर वैसे ही कितना भी धन दौलत वाला आदमी हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण ने उस ज्ञान रूपी चूरन को संपूर्ण कहा गया है। और आखिरी क्वेश्चन है ये, देखो,
ब्राह्मण ने जंगल में कौन सा अजीब दृश्य देखा था? आपको मालूम होगा वो कोटेशन, वो जो पंक्तियाँ थी। ब्राह्मण बोला, कल जंगल में एक अजब घटना देखी थी। घोड़ों पे चढ़ के 3 जवान तालाब किनारे आए थे। कपड़े तो तीनों ने उतारे, तीनों खूब नहाए थे। पानी में नहीं उतरा कोई, परछाई का तन ही मलते रहे। आग जला के दूर जरा, ठंडे पानी से डरते रहिए। तो देखो, ब्राह्मण ने जंगल में देखा था कि 3 जवान लड़के घोड़ों पे बैठ के आए थे, और घोड़ों पे बैठ के आने के बाद तालाब के पास कपड़े निकाल कर रखे उन्होंने, और पानी में भी नहीं गए, पानी में भी नहीं उतरे, और अपनी परछाई का तन ही मलते रहे। और पानी के अंदर ना जाते हुए भी उनको ठंड लग रही थी। तो ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उन्होंने पास में ही आग जला दी, और आग से जरा ठंडे पानी से राहत लेते थे। तो ये दृश्य जंगल में उस ब्राह्मण ने देखा था। एक बार मैं और आपको उत्तर पढ़ के सुनाता हूँ। ब्राह्मण ने जंगल में देखा था कि 3 जवान लड़के घोड़ों पे बैठ के आए थे, और तालाब के पास कपड़े निकाल कर रखे, और अपनी पानी में भी नहीं उतरे, अपनी परछाई का तन ही मलते रहे। पानी के अंदर ना जाते हुए भी उनको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने पास में आग जला दी थी। तो विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिख के दिए हैं। यही आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपको अपने मन से भी कुछ उत्तर ऐसे सोचा हुआ है, उसमें ऐड कर सकते हो और लिखो। फिर खोजबीन में देखेंगे, पुराने समय में आजकल की तरह पाठशाला नहीं थी। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाते थे। पता करो कि गुरुकुल में शिक्षा किस तरह दी जाती है। इस संबंध में अपने अध्यापक से बातचीत करो। अगर मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ से एक रामलिंग बोल के एक देवस्थान है, शंभू महादेव का, रामलिंग बोल के, तो उससे नज़दीक एक गुरुकुल है। उसका नाम मुझको मालूम नहीं है, पर उसमें देखो कुछ गौएं भी होती है, और वहाँ बच्चे निवासी रहते हैं, मतलब रहने को, खाने को, पीने को, सोने को भी वही। तो वो गौएं चराते हैं, फिर अलग अलग तरह की औषधि तैयार करते हैं, बेचते हैं, और वेदों की पढ़ाई की जाती है, अपने धर्म ग्रंथों की, हिंदू धर्म ग्रंथों की, या अलग दूसरे भी कोई धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, उनकी भी पढ़ाई की जाती है। तो ये इससे बातचीत करनी है, लिखना नहीं है। तुमने पढ़ा कि पंचतंत्र की कहानियाँ कैसे लिखी गई। नीचे ऐसे ही कुछ और कथा संकलनों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें दुनिया में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते और पढ़ते चले आए हैं। पता करो कि ये कथाएं कैसे लिखी गई। कथा सरित सागर, हितोपदेश, ये सब की कथाएं और जातक कथाएं। अगर आपको कहीं ये बुक्स मिलते हैं पढ़ने को, तो आप पढ़ सकते हो अपने लाइब्रेरी में या किधर भी, या कभी कभी PDF फाइल में भी अवेलेबल होते हैं ये बुक्स। तो आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। तो आपको अगर मिला तो आप पढ़ सकते हो। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम देखेंगे, एक नई कहानी देखेंगे, नन्ही सहेली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।